Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अभी अपनी क्लासेस करंटली रन हो रही है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स एम्स CRE RRB और आपके नेक्स्ट नोट सेट के लिए भी ये जो क्लासेस अपनी कंटिन्यू हो रही है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर प्राइमरली फोकस जो अपना रहेगा वो रहेगा आपके एम्स CRE के एग्जाम को लेके। तो उसके अंदर हम कुछ यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर MCQ सेशन में। ओके, तो जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को रखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में MCQs दिए गए थे उसी के सिमिलर, बट थोड़ा उनसे अच्छे पैटर्न के अंदर MCQs हम रखने वाले हैं, क्योंकि इजी MCQ तो हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे जो मैं आपको अदर लिखवा के सोल्व करवा दूंगा ड्यूरिंग क्वेश्चन। जो मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ उसमें इजी MCQ आपको मिल जाएंगे और MCQs भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बट थियरी क्लास में जब पढ़ाते हैं वैसे हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, केवल जो भी लिखवा रहा हूँ वो हर लाइन में आपके MCQ रहने वाला है। तो एज ए आप अपनी नोटबुक को लेके बैठिएगा ताकि आपको जो है एक प्रिसाइज नोट्स आपके पास में बन जाए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। MCQ है अपना, MCQ है अपना, एट वॉट प्रेशर POP वॉल इज रिलीज्ड इन बैक एंड मास्क वेंटिलेशन। कितने प्रेशर पे POP वॉल जो है रिलीज करते हैं बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जब हम यूज में लेते हैं, तो उसमें जो POP वॉल होते हैं उसको कितने प्रेशर पे हम रिलीज करते हैं? 30 to 40 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 40 to 50 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 50 to 60 सेंटीमीटर ऑफ H2O या फिर 60 to 70 सेंटीमीटर ऑफ H2O। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में POP वॉल को हम कब रिलीज करते हैं, कितने प्रेशर के ऊपर इसे रिलीज करना होता है? तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? POP वॉल का जो है यहाँ पे प्रेशर हम कितने पे रिलीज करते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर अपना जो रहेगा अपना वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 30 टू 40 सेंटीमीटर ऑफ H2O जो है क्या रहता है, इसका प्रेशर रहता है, तब उस टाइम पे क्या करना है, POP वॉल को रिलीज करना है हमें। अब ये क्यों रिलीज करना होता है, क्या काम करता है? तो देखिए POP वॉल रिलीज फॉर द लिमिट द एयरवे प्रेशर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग मैनुअल बैग असिस्टेड वेंटिलेशन। तो ये POP वॉल क्या करता है, लिमिट करता है एयरवे प्रेशर को जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है मैनुअल बैग असिस्टेड वेंटिलेशन की टेक्निक के अंदर। मतलब एयरवे को प्रेशर को यहाँ पे क्या करता है, ये मैनेज करता है। और जब प्रेशर कितना पहुंच जाए, 30 टू 40 सेंटीमीटर H2O पहुंच जाए, तो इस कंडीशन में POP वॉल को हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ताकि क्या ना हो, एक्सेसिव यहाँ पे एयरवे प्रेशर क्रिएट ना हो और वहाँ पे जो है किसी प्रकार का ट्रॉमा ना हो, ठीक है। इसलिए इस रेंज के ऊपर हम क्या करते हैं, POP वॉल को रिलीज करते हैं बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में। और ये कुछ एडल्ट टाइप के जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि ये क्या करता है, एक्सेसिव प्रेशर को बिल्डअप होने से प्रिवेंट करता है। अभी जो है आप यहाँ पे क्लियरली इमेज देख पा रहे हैं बैग एंड मास्क वेंटिलेशन की। तो यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है, एक यहाँ पे रिजर्वायर बैग यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ में ऑक्सीजन इनलेट एंड ट्यूबिंग्स यहाँ पे जो है अटैच होती है इसके साथ में, और एयर इनलेट एंड प्रेशर रिलीज वॉल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जैसे ये क्या है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है, दिस वन इज पीप वॉल, एंड इसके पीप वॉल के बीच में और सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग के आगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, POP वॉल। इसी के बारे में आपसे जो है MCQ पूछा गया है। और कितना यहाँ पे प्रेशर होने पे POP वॉल को हम यहाँ पे रिलीज करते हैं, उसके प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो ध्यान रखना अपना आंसर क्या रहेगा, 30 टू 40 सेंटीमीटर H2O पे हमें क्या करना है, रिलीज करना है। अब रिलीज करने से क्या होगा, जो एक्सेसिव यहाँ पे जो प्रेशर है वो जनरेट नहीं होगा, फर्दर जो है पेशेंट को ट्रॉमा वगैरह नहीं होगा, ठीक है।
ओवर ऑक्सीजनेटेड भी यहाँ पे पेशेंट नहीं होगा। और यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, एक्सपिरेटरी वॉल प्रेजेंट है और ये क्या है, फेस मास्क प्रेजेंट है, जिसे हम क्या करते हैं ईसी क्लैम्प टेक्निक से पेशेंट के फेस के ऊपर हम क्या करते हैं अटैच करते हैं। और एक बार एमसीक्यू में ये भी पूछा गया है पीप की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। और ये किस में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के इम्प्रूवमेंट में। नेक्स्ट देखिए आगे इसी में, और आप जो है अभी यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, सॉरी एक यहाँ पे आपको वीडियो इमेज दिखाई जा रही है, जिसके अंदर ये जो है यहाँ पे पीप वॉल को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे जो है अटैचमेंट किया गया है पीप वॉल का। और अभी आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, फिर हम यहाँ पे जैसे ही जो मैनुअल यहाँ पे जो है इन्फ्लेट करने के लिए हम जो रिजर्वायर बैग इसमें लगा होता है उसको जब हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ओके, तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है, देखो 30, 20, 30 एंड 40 का अपने यहाँ पे रेंज दी गई है। तो ये जो रेंज है वो नॉर्मल रेंज कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर जो है एयरवे के अंदर किसी प्रकार का ट्रॉमा नहीं होता है, पर्सन यहाँ पे ओवर ऑक्सीजनेटेड वगैरह नहीं हो पाता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही पहुंचती है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे जो प्रेशर है वो मोर देन, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि 40 टू अबव यहाँ पे जो है रेड जोन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अगर इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है पेशेंट को। तो हम क्या करेंगे, वापस से इस वॉल को हम क्या करेंगे, दिस वन इज द पीओपी वॉल, और यहाँ पे हम इसको हम क्या करेंगे रिलीज कर देंगे ताकि प्रेशर जो है इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो नॉर्मल प्रेशर हम कितना यहाँ पे रिलीज करने के लिए कितना यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, 30 टू 40 सेंटीमीटर H2। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियरिफाई किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन इन्फेंट came with vomiting, jaundice and hypoglycemia. On further examination, patient has an oil drop cataract. What is the best diagnosis? अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्फेंट को कंडीशन कैसी है, एक तो वॉमिटिंग है, जॉन्डिस है एंड हाइपोग्लाइसीमिया की है। फर्दर एग्जामिनेशन किया गया तो आपको क्या देखने को मिला, ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट की कंडीशन भी जो है वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो है कौन सी कंडीशन में जनरली होता है, गैलेक्टोसेमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, विल्सन डिजीज या फिर मैंके डिजीज। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अपने आज के, टोटल सारे के सारे हाईली चांसेस है इनका कि एग्जाम के अंदर आपको ये देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होता है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलेक्टोसेमिया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, गैलेक्टोसेमिया। तो देखिए क्या होता है गैलेक्टोसेमिया, तो देखिए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय altered metabolism of गैलेक्टोज। तो यहाँ पे क्या होता है, गैलेक्टोज का यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, ठीक है। अल्टेड मेटाबॉलिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो यहाँ से एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बहुत बार ये एमसीक्यू पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, फिर आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं। तो अपने करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सी होती है, गैलेक्टोसेमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज के ऊपर, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बस हम वही चीज़ें लिखते जाएंगे, प्लीज़ आप भी जो है साथ साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। तो कॉजेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है यहाँ पे, गाल्ट डिफिशियंसी। अब गाल्ट डिफिशियंसी क्या होता है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूडायरल ट्रांसफेरेज डिफिशियंसी यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमन कॉज करती है किसको, गैलेक्टोसेमिया को। सेकेंड कॉज क्या होता है, गैलेक्टोकाइनेज डिफिशियंसी, गैलेक्टोकाइनेज डिफिशियंसी। एंड थर्ड वन जो यहाँ पे कॉज क्या देखने को मिलता है, यूडीपी डिफिशियंसी।
क्या होती है फुल फॉर्म यूडीपी की? तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट डिफिशियंसी। ये इतना यहाँ पे कॉमनली नहीं होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है? गाल्ट डिफिशियंसी। ठीक है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूडेरिल ट्रांसफेरेज के यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? डिफिशियंसी देखने को मिलती है। ये इसका मोस्ट कॉमन कोज रहता है। अब देखिए यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो इसमें क्या होता है? मेटाबोलाइट्स यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे मेटाबोलाइट्स है, इसका क्या होगा बॉडी के अंदर? एक्यूमुलेशन। अब क्या आएंगे? सिम्टम्स आएंगे। तो सिम्टम्स के अंदर एक्यूमुलेशन जब सबसे पहले कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? आईज में किस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो आईज में क्या होगा? इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा? वाटर अट्रैक्शन। वाटर अट्रैक्शन जब देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे आईज में, तो इससे क्या देखने को मिलेगा? ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस, और इसे हम क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। तो इसका यहाँ पे अपीयरेंस कैसा देखने को मिलेगा आपको? ऑयल ड्रॉप्ड कैटरेक्ट। ऑयल ड्रॉप्ड कैटरेक्ट। इंपॉर्टेंट सिंगल लाइनर एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। और आईज के अंदर कैटरेक्ट कैसे होता है? ठीक है, ये भी हम यहाँ पे क्लियरली समझ चुके हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है? सेकेंडली आपको लीवर भी यहाँ पे क्या होता है? डैमेज देखने को मिलता है, सीरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट, ब्रेन में एडिमा हो सकता है। एंड और हम बात करें तो ग्लियोसिस आपको देखने को मिल सकता है ब्रेन में। नेक्स्ट, किडनी। तो किडनी में आपको क्या देखने को मिल सकता है? प्रिवेंट अमीनो एसिड रीएब्जॉर्प्शन। तो अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पे ज़्यादा आपको यूरिन में देखने को मिलेगा। तो अमाइनो एसिड यूरिया आपको देखने को मिल सकता है करंटली। इसके अलावा कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। ये सारे सिम्टम्स कैसे हैं? कॉमन यहाँ पे सिम्टम्स है। इसके अलावा लीवर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, हेपेटोमेगली देखने को मिल सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो पर्सन की जो है मेंटल एबिलिटी जो है वो कैसी होती है, इस पर्सन की डिक्रीज देखने को मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को कि आपको डाइट ऐसी लेनी है जिसमें गैलेक्टोज नहीं हो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखना है आपको, एलिमिनेशन ऑफ गैलेक्टोज फ्रॉम डाइट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको मैनेज कर सकते हैं इस कंडीशन को। साथ ही हम इस पर्सन को कहेंगे कि आपको जो है चीज़, बटर, ठीक है, चॉकलेट वगैरह, इन सब को यहाँ पे कंजप्शन आपको इसको क्या करना है? डिक्रीज़ करना है। और हम यहाँ पे डाइट के अंदर एक थिंग यहाँ पे ऐड करेंगे कि जब हम यहाँ पे चीज़ और यहाँ पे बटर वगैरह को यहाँ पे जब इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हम पेशेंट को हम कहेंगे कि आपको सप्लीमेंट लेना है। सप्लीमेंट किसका लेना है? कैल्शियम का। ओके, तो कैल्शियम रिच डाइट जो है उसको लेनी होगी। अब देखिए कैसे एक प्रकार से एटीपी कैसे एक प्रकार से हमें जो है बॉडी में ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलता है। इसके बारे में हम छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये कंडीशन, इसके जो यहाँ पे साइन सिम्टम डेवलप होते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या है? गैलेक्टोज। ओके, गैलेक्टोज से क्या बनेगा? गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। अब गैलेक्टोज से गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट बनने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? गैलेक्टोकाइनेज की। अब अपने पास में क्या है? गैलेक्टोकाइनेज की यहाँ पे क्या है? कमी है। ठीक है, क्यों कमी है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है? म्यूटेशन की वजह से क्या देखने को मिलता है? गार्ड जो यहाँ पे जीन है 1, उसमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? कॉमन मोस्ट कॉमन कॉज ही क्या रहता है? म्यूटेशन। तो मैंने आपको बताया भी था
तो इस जीन के अंदर यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से जो है गैलेक्टोकाइनेज का यहाँ पे प्रोडक्शन कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट के अंदर या फिर बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर अपने पास में क्या प्रेजेंट रहता है, गैलेक्टोज को कन्वर्ट करने के लिए, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, गैलेक्टोकाइनेज इसकी प्रॉपर तरीके से पूर्ति नहीं होती है। तो फर्दर आगे देखिए, इससे क्या बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ओके, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फर्दर आगे प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस और एक प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस से हम सबको पता है क्या मिलता है, आपको ग्लूकोज मिलता है, और ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। तो ये जो है जनरली प्रोसेस होती है अगर अपने पास में गैलेक्टोकाइनेज इनफ अमाउंट के अंदर हमें जो है मिलता है। तो अब ये है नहीं, तो गैलेक्टोज के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इंक्रीजमेंट होगा, साइन सिम्टम आएंगे, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जॉन्डिस, हेपेटोमेगाली, ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, जस्ट अभी हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लैक्टोज और गैलेक्टोज रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से सीआरई 2025 को लेके जो है एग्जाम स्पेशल सीरीज को जो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो है अपने ऑफिशियल ऐप के ऊपर इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब न्यू पैटर्न क्या है, न्यू पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको नर्सिंग के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको 75 एमसीक्यूज, और जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के आपको जो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 25। ओके, तो 75 किसके, नर्सिंग के, 25 किसके, जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के। तो अब इसमें जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स का यहाँ पे 400 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब ये जो अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैटर्न है एमसीक्यूज का, वो पैटर्न कैसा है, पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न है, क्लिनिकल बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, स्किल बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, इमेज बेस्ड भी जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था, इमेज बेस्ड भी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आप जब सबमिट करोगे उसके बाद में आपको हर एक एमसीक्यू का कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, और आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सेक्शन है एमसीक्यू के, उसे हमने टोटल 5 सेक्शंस के अंदर हमने बनाया है। ए सेक्शन जो है 20 एमसीक्यूज का 18 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न रखा गया है। ठीक है, जैसा आपका रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपको हमें जो है अपने टेस्ट सीरीज के अंदर वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको वही चीज़ आपको मैटर करती है कि 18 मिनट के अंदर कैसे जो है 20 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उस प्रकार से। इसके अलावा टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे कितने हैं, 100 आपको यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो कितना है, 90 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितने हैं, 90 मिनट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मंडे टू फ्राइडे अपनी जो टेस्ट सीरीज रहती है, मंडे टू फ्राइडे कैसी टेस्ट सीरीज रहेगी, सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज की, मतलब कंप्लीट वोल सिलेबस आपका यहाँ पे हम कवर करवाएंगे टेस्ट सीरीज के पैटर्न में, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। इवनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज टेस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर तो सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और इवनिंग जो एग्जाम रहेगा, इवनिंग टाइम के अंदर जो है प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू सीआरई प्री। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है आपका प्री सीआरई टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में। एक बार जब ये लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब लाइव टेस्ट हो जाएंगे, लाइव टेस्ट के बाद में क्या है कि ये जो आपके जो टेस्ट है ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आपको आपके ऐप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि लाइव टेस्ट हो गया तो फिर आप इनको आगे फर्दर जो है एसेस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से लाइव टेस्ट मिस हो रहा है तो करना तो नहीं है हमें मिस, बट अगर फिर भी मिस हो रहा है तो आप इसे जो है मल्टीपल टाइम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अब आवर टेस्ट सीरीज। और ये जो आपका पैटर्न है टॉपिक मंडे टू फ्राइडे,
वो आप सबको बताया गया कि किस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू डेट कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 9th ऑफ जनवरी से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है आपकी ऑफिशियल हमारी ऑफिशियल जो आरएनसीसी की ऐप है वहाँ पे, ठीक है। तो 9th ऑफ जनवरी को यहाँ पे किसका टेस्ट हुआ था, नर्वस सिस्टम का। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके बाद में एवरी सैटरडे संडे प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल। इसके बाद में जो वीकली जो प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल टेस्ट है 100 एमसीक्यूज का, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या है सिलेबस आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की भी आपकी कोई क्वारीज वगैरह होती है तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर आपके लिए क्या है 9588856774 हमारे सपोर्टिव नंबर 24/7 कभी भी आप जो है फ्रीली हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने। ए न्यूबॉर्न बेबी born with a congenital defect, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट शोन इन द इमेज। एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसमें एक कंजेनाइटल डिफेक्ट आपको यहाँ पे इमेज में बताया गया है। तो ये कौन सा कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ओम्फेलोसिल, गैस्ट्रोस्काइसिस, एक्सट्रोफी ब्लैडर या फिर मैकल्स डायबिटिकुलम। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे। तो क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पे इमेज में। तो देखिए ये जो यहाँ पे इमेज है वो क्लियरली एक यहाँ पे आपको पता लग रहा है इमेज से कि कंडीशन इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर, ठीक है, या फिर ब्लैडर एक्सट्रोफी। तो क्या होती है ब्लैडर एक्सट्रोफी, एक प्रकार से कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्लैडर जो है वो एब्डोमेन से बाहर आता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोसेस है कब देखने को मिलती है कंजेनिटल डिसऑर्डर में, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में। अब देखिए अगर एग्जामिनर यहाँ पे और डीप में आपसे एमसीक्यू पूछता है तो हम आंसर करेंगे कि क्या होता है यहाँ पे, ओवर डेवलपमेंट होता है। किसका होता है ओवर डेवलपमेंट, तो बताना वहाँ पे क्लो क्लोएकल मेम्ब्रेन का। तो क्लोएकल मेम्ब्रेन का जब ओवर डेवलपमेंट होता है तो ये क्या करता है, जो लोअर एब्डोमिनल वॉल है उसमें क्या करता है, डिस्टर्बेंस करता है। या फिर हम कहें डिसरप्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ लोअर एब्डोमिनल वॉल, जिससे फिर जो है ब्लैडर एक्सट्रोपी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। फिर बाद में इससे रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूरेथ्राइटिस वगैरह की कंडीशन यहाँ पे कॉमनली हो सकती है। और जो एपिस्पीडेसिस की कंडीशन यहाँ पे आपको हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपको क्लियरली देखने को मिल सकती है। पेनिस की स्ट्रक्चरल यहाँ पे डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। वेजाइना जो है वाइड हो सकती है। तो इस प्रकार के कॉमन कंडीशंस जो है यहाँ पे जनरली देखने को हमें मिलते हैं। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल हमें पता है कि यहाँ से एक और एमसीक्यू बन सकता है अपना, वो बनता है इसका ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट भी कौन सा होता है, इसके अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी से एमसीक्यू बनता है कि सर्जरी इसकी कब परफॉर्म करते हैं, तो सर्जरी परफॉर्म विद इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ होती है उसी टाइम पे क्या करते हैं, इसकी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी के ऑप्शंस ओम्फेलोसिल गैस्ट्रोस्काइसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, विद इमेज मैंने इसकी आपको बताया है। और एक और कंडीशन मैकल्स डायबिटिकुलम, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे जब इसका एमसीक्यू आएगा तब। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। A 2-year-old child came with stable vitals, ECG showing PSVT,
व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस? आपको पूछा गया है 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, कंडीशन क्या है उसमें? पीएसवीटी की कंडीशन है, वाइटल्स कैसे हैं? स्टेबल है, और ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में आपसे पूछा है। कार्डियोवर्सन करेंगे इसके हम, एडिनोसिन 0.3 mg पर केजी देंगे, एडिनोसिन 0.2 mg पर केजी देंगे, या फिर एडिनोसिन 0.1 mg पर केजी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? कितनी डोज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी? देखो, पीएसवीटी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस जो इसकी मानी जाती है, हम सबको पता है, एडिनोसिन। एडिनोसिन यहाँ पे दिया रहता है, और एडल्ट के अंदर एडिनोसिन देने की प्रक्रिया, या फिर मैं कहूँ एडमिनिस्ट्रेशन जो करते हैं, वो मैंने आपको पढ़ा चुका है। यहाँ पे अभी आपसे पूछा गया है कि 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, तो बच्चे के अंदर आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो क्या डोज हम यहाँ पे एडिनोसिन की रखेंगे? तो देखिए, आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है। तो ये जो इमेज है, ये किसकी इमेज है? प्रीमेच्योर प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है, पीएसवीटी की ये इमेज है। ओके, तो सबसे पहली बात तो कि हम यहाँ पे कितनी डोज प्रोवाइड करेंगे? 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, तो अपना राइट आंसर जो अपना यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एडिनोसिन जो है 1 mg पर केजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है? हमें स्टार्ट करना है। तो एडिनोसिन 0.1 mg पर केजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 100 माइक्रोग्राम पर केजी। ठीक है, दोनों ही तरीके से आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट एक एमसीक्यू और बनता है, वोल्फ पार्किंसन सिंड्रोम, WPS, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब यहाँ पे आपको पूछे कि आपको एडिनोसिन देना है इस डिसऑर्डर के अंदर, तो कितना एडिनोसिन आप प्रोवाइड करेंगे? 0.3 mg पर केजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डोज सेट करते हैं। ओके, और 0.1 हम कब देते हैं? एडिनोसिन पीएसवीटी, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वो भी किसमें? चिल्ड्रंस में। और अब जब यहाँ पे आपको अगर रेस्पॉन्स नहीं मिला, फर्स्ट डोज हमने क्या दी? 0.1 mg है पर केजी दी, प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आया, तो अभी हम कितनी देंगे? 0.2 mg पर केजी हम यहाँ पे डोज दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो हम यहाँ पे 3 वे जो अपन यहाँ पे कैनुलास वो हम यूज में लेते हैं, स्टॉपकोक हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, उसके साथ में हमें ड्रग देनी है, ताकि रैपिडली जो है इसको जो है एज सुन एज पॉसिबल जो इसको हार्ट में पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आईवी सलाइन का यहाँ पे बोलस भी जो है दिया रहता है इस ड्रग के साथ में। 3 वे टेक्निक से इसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस दिया रहता है 5 to 10 ml नॉर्मल सलाइन का। अब देखिए यहाँ पे वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में क्या क्या कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो एक तो यहाँ पे देखने को मिलता है शॉर्ट पीआर इंटरवल, और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है किसमें? वुल्फ पार्किंसन वाइड सिंड्रोम या फिर WPW सिंड्रोम में। नेक्स्ट एमसीक्यू, one mother had brought her child for evaluation of diphtheria, in which child has low grade fever, pseudomonas pseudomembranes over tonsils, and her sibling is fully immunized. What will be prophylaxis given to her sibling? तो देखिए क्या पूछा गया है। एक मदर है जो अपने बच्चे को लेके यहाँ पे इवैल्यूएशन के लिए आई है। ठीक है, बच्चे में कंडीशन क्या है? डिप्थीरिया की कंडीशन है। बच्चे को क्या क्या कंडीशन है? लो ग्रेड फीवर है, स्यूडो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है टॉन्सिल्स के ऊपर, बट उसका जो बच्चा है, दूसरा बच्चा जो उसका सिबलिंग है, वो फुली इम्यूनाइज्ड है।
व्हाट विल बी प्रोफाइलैक्सिस गिवन टू हर सिबलिंग। अब इस कंडीशन में सिबलिंग को कौन सा प्रोफाइलैक्सिस हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं ताकि उसे जो है डिप्थीरिया ना हो। डिप्थीरिया बूस्टर सिंगल डोज देंगे, एरिथ्रोमाइसिन देंगे, डिप्थीरिया टॉक्सोइड फुल कोर्स उसको प्रोवाइड करेंगे, या फिर नथिंग इज रिक्वायर्ड। क्या आंसर रहेगा अपना इस एमसीक्यू में? वन मदर हैड ब्रॉट हर चाइल्ड फॉर इवाल्युएशन ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए इवाल्युएशन लाया गया था, लो ग्रेड फीवर बच्चे को, और स्यूडोमेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है टॉन्सिल्स पे। उसका जो सिबलिंग्स है वो फुली यहाँ पे इम्यूनाइज्ड है। व्हाट विल बी प्रोफाइलैक्सिस गिवन टू हर सिबलिंग। अब सिबलिंग को क्या प्रोफाइलैक्सिस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? डिप्थीरिया बूस्टर की सिंगल डोज देंगे, एरिथ्रोमाइसिन देंगे, डिप्थीरिया टॉक्सोइड का फुल कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होगा, या फिर नथिंग इज रिक्वायर्ड। क्या आंसर रहेगा अपने यहाँ पे? तो देखिए सिंपली आपको पूछा गया है प्रोफाइलैक्सिस हम क्या प्रोवाइड करेंगे, तो राइट आंसर अपना यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा एरिथ्रोमाइसिन। ओके, ऑप्शन नंबर बी अपना जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हमें करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे? ओरल एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ओरल एरिथ्रोमाइसिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ये कितने डेज तक देनी होती है पहली बात तो ये जो है 7 डेज तक हमें यहाँ पे जो है प्रोवाइड करनी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं? सिंगल डोज बेंजाथिन पेनिसिलिन। ठीक है, सिंगल डोज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं किसकी? बेंजाथिन पेनिसिलिन की। तो यहाँ पे क्या करना है, राइट आंसर क्या रहेगा अपना? एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट एमसीक्यू। A mother deliver 2.5 kg baby with normal vaginal delivery in a rural area. Which one of the following is an incorrect statement? तो कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे एक प्रकार से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, bath the baby with warm water immediately, clean the eye, skin to skin contact। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, अब ये एमसीक्यू पूछा गया है, इजीएस्ट एमसीक्यू है। तो कौन सा ऑप्शन जो अपना यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा? तो देखो क्लियरली मेंशन्ड है अपने यहाँ पे, बाथ द बेबी विथ वार्म वाटर इमीडिएटली। तो इमीडिएटली नहीं करते हैं, ये हम यहाँ पे फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट इमीडिएटली नहीं करना होता है। ओके, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है, क्लीन करनी है उसकी आई, और स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बस लास्ट ऑप्शन अपना कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर भी यही रहेगा। तो ठीक है, देखो ज़्यादा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस की जाती है कि बर्थ होने के विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर बच्चों को जो है नहलाया जाता है। ठीक है, बट कुछ कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर ही ऐसा किया जाता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि इमीडिएटली करना है। ओके, अगर बच्चा स्टेबल है कंटिन्यू, फिर जाके अपन जो है ऐसे हम अप्रोचेस ले सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एडीएसडी। एडीएसडी के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है? मेथिलफेनिडेट अल्फा एगोनिस्ट, डेक्स मेथिलफेनिडेट, डेक्स्ट्रो एम्फेटामाइन, एटोक्सुमो एटोमोक्सिटाइन एंटी डिप्रेसेंट, या फिर सीरोटोनिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स को। तो किसे जो है ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है एडीएसडी में?
और क्या होती है एडीएचडी कंडीशन? तो देखिए, एडीएचडी क्या होती है? एक प्रकार से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। बच्चे में किस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो देखो, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, या फिर मैं कहूँ इम्पल्सिवनेस, डेवलपमेंटल डिले, और इनअटेंटिवनेस। ये सारे क्या है? कॉमन फीचर्स होते हैं किसमें? एडीएचडी की कंडीशन में। नेक्स्ट देखिए, एडीएचडी की जो डिसऑर्डर है वो कब देखने को मिलते हैं? तो मोर देन 6 मंथ वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जो है ये डिसऑर्डर यहाँ पे जनरली देखने को मिल सकती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी थेरेपी को हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। थेरेपी कौन सी काम में लेते हैं? तो ध्यान रखना, बिहेवियरल थेरेपी। तो देखिए, मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सभी प्रकार के एक प्रकार के एमसीक्यू पूछे रह चुके हैं एग्जाम के अंदर, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मैं कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं एमसीक्यू ही लिख रहा हूँ जो इसकी थ्योरी में से पूछे गए हैं अब तक के। ओके, इसके अलावा एक तो बिहेवियरल थेरेपी हम काम में ले सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी करता है, और इनअटेंटिवनेस है। तो जो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है उन चीज़ों को उससे क्या करना है? दूर रखना है। इसके अलावा कौन सी ड्रग हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं, किसे काम में नहीं लेंगे? आपसे क्या पूछा गया है? नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एडीएचडी। क्या आंसर अपना यहाँ पे रहेगा? तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ई। तो सीरोटोनिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर, ठीक है, इन्हें हम यहाँ पे एडीएचडी के अंदर ट्रीटमेंट में काम में नहीं लेते हैं। ओके, तो इसकी जगह हम किसे काम में लेते हैं? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इमिप्रामाइन, क्लोनिडीन। ठीक है, ऐसी इन सबको हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं। इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस इसमें कौन सी है? मेथिलफेनिडेट, जिसके बारे में एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा चुका है, स्पेशली नॉर्थ सेट में तो बिल्कुल पूछा गया एमसीक्यू है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये इसमें दे सकते हैं, बट मेन अगर ड्रग ऑफ चॉइस आपको पूछे तो वो होती है मेथिलफेनिडेट। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलायबल साइन ऑफ सम डिहाइड्रेशन इन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन? एक एसएएम का एक पेशेंट है और उसमें कंडीशन क्या है? डिहाइड्रेशन की, वो भी कौन सा? सम डिहाइड्रेशन। तो सम डिहाइड्रेशन का रिलायबल साइन कौन सा होता है? इस एमसीक्यू को जो है मैंने सोल्व भी करवा रखा है, और ये भी एमसीक्यू जो है आपके नोट सेट के अंदर पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नोट सेट कहूँ या फिर मैं कहूँ एम्स जो है इस एमसीक्यू को आजकल ट्रेंड में रख रहा है, पूछा जा रहा है। लास्ट 2-3 एग्जाम्स के अंदर हमने देखा है इसको। तो क्या आंसर अपना यहाँ पे रहेगा? इंक्रीज थ्रस्ट, शंकन आइज, स्किन पीस दैट गोज बैक स्लोली, या फिर अल्टर्ड सेंसोरियम। तो देखिए, एक होता है नो डिहाइड्रेशन, तो नो डिहाइड्रेशन में तो यहाँ पे किसी प्रकार के सिम्टम्स यहाँ पे जनरली पेशेंट में नहीं आते, क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो नोजिया वोमिटिंग वगैरह हो रहा है, पेशेंट को डायरिया हो रहा है, बट नो डिहाइड्रेशन में ऐसा कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं? उस पेशेंट को फ्लूइड देना है, जिंक सप्लीमेंट देना है, ताकि डायरिया को हम ट्रीट कर सके। ठीक है, प्लान ए को जो हम यहाँ पे क्या करना है? फॉलो करना है। प्लान ए में क्या होता है? जिंक की इसको क्या करेंगे? टैबलेट देंगे, और ओरल जो है उसको फ्लूइड वगैरह हम यहाँ पे ओआरएस वगैरह हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं नो डिहाइड्रेशन में। इसके बाद में जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का पार्ट है सम डिहाइड्रेशन। तो सम डिहाइड्रेशन के अंदर किस प्रकार के क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलते हैं? तो पेशेंट कैसा रहता है? रेस्टलेसनेस,
नेक्स्ट, ड्रिंक्स एगरली एंड थ्रस्टी। एगरली का मतलब क्या होता है? इंक्रीज थ्रस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। एगरली मतलब यहाँ पे एक्सेसिवली वो ड्रिंकिंग, पानी वानी पीने की कोशिश करेगा। ओके, और एक्सेसिवली पेशेंट कैसा रहेगा? थ्रस्टी रहेगा। तो यही अपना क्या रहेगा यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है सीवियर डिहाइड्रेशन का। तो इस ऑप्शन में जो भी यहाँ पे रिमेनिंग आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे शंकन आइज हो गया, स्किन पिंक दैट गोज बैक स्लोली, अल्टर्ड सेंसोरियम, ठीक है, ये सारी की सारी जो कंडीशंस है ये किसमें देखने को मिलती है? सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, बाकी ये एमसीक्यू मैंने आपको करवा दिया है, बस ये वापस से एग्जाम के अंदर इस तरीके से भी पूछा जा चुका है, तो हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे डील किया है। तो बाकी प्रॉपर इसका जो है डिस्कशन हम पहले के एमसीक्यू सेशन में कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन हेड सर्कमफ्रेंस इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ? तो फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ में हेड सर्कमफ्रेंस का जो इंक्रीजमेंट होता है वो किस रेट से होता है? 1 सेंटीमीटर पर मंथ, 2 सेंटीमीटर पर मंथ, 4 सेंटीमीटर पर मंथ, या फिर 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ? हेड सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज होता है फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ में? क्या आंसर अपना यहाँ पे रहेगा? तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 2 सेंटीमीटर पर मंथ की रेट से क्या होता है? हेड जो है सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होता है 0 to 3 मंथ्स में। इसके बाद में 3 to 6 में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर पर मंथ। ओके, उसके बाद में जो है 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ जो है यहाँ पे देखने को मिलता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ से। ओके, तो अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 2 सेंटीमीटर पर मंथ की रेट से जो है हेड सर्कमफ्रेंस यहाँ पे इंक्रीज होता है फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ में। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following is not a suitable method for free flow oxygen delivery to a newborn baby? तो न्यूबॉर्न बेबी को जो यहाँ पे फ्री फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी दी जाती है, तो उसमें से कौन सा मेथड जो है यहाँ पे सुटेबल नहीं है? मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको यहाँ पे पता लगाना है। ऑक्सीजन ट्यूब केप्ट क्लोज टू द बेबीज नोज एंड माउथ। ऑक्सीजन की जो ट्यूब है उसे यहाँ पे बेबीज के नोज से और माउथ से हमें क्या रखना है? क्लोज रखना है, पास में रखना है। ऑक्सीजन मास्क प्लेस ओवर द बेबीज माउथ एंड नोज। ऑक्सीजन मास्क को हम यहाँ पे प्लेस करना है कहाँ पे? बेबीज के माउथ पे और नोज पे। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग अटैच टू एन ऑक्सीजन मास्क प्लेस्ड ओवर द बेबी माउथ एंड नोज। ए रिजर्वायर बैग अटैच टू द ऑक्सीजन मास्क केप्ट ओवर द बेबीज नोज एंड माउथ। तो कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पे एक सुटेबल स्टेटमेंट या फिर सुटेबल मेथड नहीं है यहाँ पे? क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर? किस प्रकार से जो है हमें यहाँ पे फ्री फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं करनी है बेबी में? तो देखो यहाँ पे अपना राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो सेल्फ इन्फ्लेटिंग जो बैग है अटैच होता है वो ऑक्सीजन मास्क से प्लेस अवर बेबीज माउथ एंड नोज। ये आपका जो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। बाकी के स्टेटमेंट्स कैसे हैं? करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, बस सिंपल एमसीक्यू, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्कशन का कुछ है नहीं, जस्ट अपने को यहाँ पे आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कावासाकी डिजीज? तो कावासाकी डिजीज का यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे फीचर नहीं है? पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, स्ट्रॉबेरी टंग, पॉलीमॉर्फिक रेशेज, या फिर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी? क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कावासाकी डिजीज? तो देखिए
कावासाकी डिजीज़ के अंदर क्या-क्या पैथोलॉजी होती है? तो देखो पैथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, फिर कॉजेज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? कोरोनरी आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से क्या लीड कर सकता है? एन्यूरिज्म। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पे? म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड स्वेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है? या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? कावासाकी डिजीज़ ऑल्सो नोन एज़ म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, ठीक है? अब इसके अंदर होता क्या है? क्या-क्या कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने सिम्पटम्स के अंदर क्या-क्या देखने को मिल सकता है? देखो, यहाँ पे कॉमन सिम्पटम्स के अंदर क्या आते हैं? रैशेज़, सर्वाइकल एडिनोपैथी, हैंड एंड फूट इरिदिमा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पेशेंट को यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? फीवर देखने को मिलती है। बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो सकता है? एडिमा डेवलप हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है आपको? स्ट्रॉबेरी टंग, ठीक है? ये सारे के सारे इसके क्या हैं? कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है? तो ये है आपकी कावासाकी डिजीज़। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? जब हम यहाँ पे एक्स-रे करवाते हैं क्लाइंट का, तो आपको क्या देखने को मिलता है? कार्डियोमेगाली। और इकोकार्डियोग्राफी करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा, तो ईसीजी जो है आपको अबनॉर्मल देखने को मिलेगी। जब हम लेबोरेटरी स्टडी करेंगे तो जो आपका जो सीआरपी का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज रहेगा। ईएसआर का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज रहेगा। प्लेटलेट काउंट के अंदर आपको भी यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है? लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है सम टाइम। तो अब इसके अंदर फर्दर और यहाँ पे आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं विद द रिलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो हम सबको पता है बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, एंजाइना के सिम्टम्स आ सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, ओके? तो सब कॉमन फीचर्स हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? मेडिकेशन हम यहाँ पे देंगे। तो कोरोनरी आर्टरी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एनेरिज्म हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? एस्पिरिन प्रोफाइलेक्टिकली, ताकि इससे जो है कुछ क्लॉट वगैरह ना बने। अब देखिए, इतने सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, अब अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखिए, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? कंजक्टिवाइटिस, ठीक है? तो केवल और केवल कंजक्टिवाइटिस है, ना कि पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, ओके? राइट आंसर आपका जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि स्ट्रॉबेरी टंग होती है, कॉमन क्लासिकल फीचर है इसका। पॉलीमॉर्फिक रैशेज रहते हैं, ये भी क्लासिकल फीचर है। सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, ये भी यहाँ पे क्लासिकल फीचर है होता है इसका। बट केवल कंजक्टिवाइटिस होता तो उसको भी हम यहाँ पे करेक्ट मानते, बट नॉट द फीचर, मतलब पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है कावासाकी डिजीज के अंदर, ठीक है? अब देखो कितना अच्छा तरीके से आपको एमसीक्यू पूछा गया है। अब अगर जिसको थोड़ा बहुत कंजक्टिवाइटिस भी याद रह गया ना यहाँ पे, तो वो क्या कर जाएगा? इसको आंसर को गलत कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अगर उसको पूरा पता होना चाहिए कि कंजक्टिवाइटिस होता है, सिंपल कंजक्टिवाइटिस होता है, ना कि पुरुलेंट, ठीक है? तो पूरा पता होना चाहिए। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, ठीक है? अच्छे से हर एक एमसीक्यू को अच्छे से रीड आउट करना है। और साथ-साथ में अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी से कि आप मेरी क्लासेस के जो है प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए यंग एथलीट पेशेंट with chest pain and dyspnea. His brother passed away due to sudden cardiac death. He is diagnosed with HCM. A harsh systolic murmur is heard in the left sternal border. Which of the following will increase the murmur? तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे मुरमुर को यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है? ठीक है, मुरमुर साउंड को जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक यंग एथलीट प्रेजेंट हुआ है चेस्ट पेन के साथ में, डिस्निया के साथ में। उसका जो ब्रदर है वो पास्ट अवे हो चुका है सडन कार्डियक डेथ की वजह से। अब जो है यंग एथलीट डायग्नोस हुआ है किसके साथ में? एचसीएम के साथ में। अब यहाँ पे जो है उसमें जो है हार्श सिस्टोलिक मुरमुर यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। कहाँ पे? लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मुरमुर? तो कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे और इसके अंदर मुरमुर को इंक्रीज कर सकता है? वालसल्वा, स्क्वेटिंग, लीनिंग फॉरवर्ड विद हेड बेंडिंग डाउन, या फिर अप, और हैंड ग्रिप। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे?
तो देखिए ये जो HCM की यहाँ पे कंडीशन क्या है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोपैथी या फिर हाइपरट्रोफिक कार्डियो मायोपैथी। अब यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है, यहाँ पे लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे क्या सुनाई दे रहा है, मुरमुर आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो और किस रीजन की वजह से और किसकी वजह से जो है ये मुरमुर जो है यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं, तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा वाल्सल्वा मैन्यूअर। ठीक है, या फिर वाल्सल्वा टेक्निक के साथ में हम क्या कर सकते हैं, इस मुरमुर को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी स्क्वाटिंग, लीनिंग फॉरवर्ड और हैंड ग्रिप से हम यहाँ पे जो है वाल्सल्वा जो यहाँ पे मुरमुर के अंदर किसी प्रकार का यहाँ पे है जो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं देखते हैं। सिंपल इंक्रीज किस में होता है मुरमुर साउंड, तो वाल्सल्वा के अंदर ये इंक्रीज किया जा सकता है। ये भी एमसीक्यू जो है रिसेंट एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रॉन्स डिजीज इज करेक्ट। क्रॉन्स डिजीज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट डज नॉट एलिवेट द रिस्क ऑफ कोलन कैंसर, इट इन्वॉल्व कंटिन्यूस रेदर देन स्किप लीजन, पेरी एनल फिस्टुला एंड फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है यहाँ पे, और इट मैनिफेस्ट विद हिमेटोकेजिया। तो क्या आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्रॉन्स डिजीज के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट रहेगा, तो देखिए राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पेरी एनल फिस्टुलाज एंड फ्रीक्वेंटली ये जो है कंडीशन देखने को मिलती है हमें। तो देखिए इस डिजीज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इट ऑल्सो नोन एज रीजनल एंट्राइटिस। अब यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसके लिए अपने पास में एक नेमोनिक है। क्या नेमोनिक है, क्रिसमस। तो देखिए सी से क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या होता है, अल्सरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं या फिर इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है। तो कैसा इन्फ्लामेशन होता है, तो कोबल स्टोन अपीयरेंस इन्फ्लामेशन या फिर कोबल स्टोन अपीयरेंस अल्सरेशन देखने को मिलता है। कोबल स्टोन अल्सरेशन, तो अल्सरेशन का अपीयरेंस कैसा होता है, कोबल स्टोन अपीयरेंस होता है। एस से क्या देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर। आर से क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, रिड्यूस्ड ल्यूमन साइज। आई से क्या देखने को मिलता है आपको, इंटेस्टाइनल फिस्टुला। ठीक है, इंटेस्टाइनल फिस्टुलाज आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। एस से क्या देखने को मिलेंगे, जो लीजन है वो स्किप रहेंगे, कंटिन्यूस लीजन नहीं मिलते हैं, स्किप लीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टी से क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसम्यूरल पार्ट जो है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। ट्रांसम्यूरल का मतलब क्या हो गया, ऑल लेयर्स आर अफेक्टेड। नेक्स्ट एम से क्या देखने को मिलता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है इसके अंदर। ए से क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन। एंड एस से क्या देखने को मिलता है, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके अंदर फीचर्स जो है जनरली देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है पायोडर्मा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जब बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी के अंदर हमें स्टोन का बायोप्सी के अंदर हमें लीजन का अपीयरेंस कैसा मिलता है, कोबल स्टोन अपीयरेंस अंडर बायोप्सी। और ये एमसीक्यू जो है पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे जो है क्या करना है हमें, ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो कौन सी यहाँ पे ड्रग देते हैं, तो सल्फा सालाजेन। कैसी कैटेगरी की ड्रग है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की ड्रग है। तो कोलोनिक सिम्टम्स को मैनेजमेंट करने के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट लाने के लिए कौन सी ड्रग प्रोवाइड करेंगे, सल्फा सालाजेन। एंटीबायोटिक्स में क्या देंगे, मेट्रोनिडाजोल। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरियल ग्रोथ जो यहाँ पे हो रही है उसे हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं।
अब जैसे ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, मतलब इन्फ्लामेशन यहाँ पे हो रहा है, इन्फ्लामेशन को यहाँ पे कम करने के लिए हम क्या देंगे, एंटी, या फिर मैं कहूँ इम्यूनो सप्रेशन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं अगर यहाँ पे ऑटो इम्यून हो रहा है तो। इम्यूनो सप्रेशंस में क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स, वो यहाँ पे जनरली दे रह सकते हैं। डायरिया वगैरह हो रहा है तो एंटी डायरियल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार के फीचर्स होते हैं आपके क्रॉन्स डिजीज के अंदर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की। ठीक है, आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की कि क्या है आरएनसीसी। ठीक है, तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है। अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।